तो आपका टॉपिक है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो प्यारे विद्यार्थियों, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं। सभी धातुओं के जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष निर्धारित किए जाते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैसे बनाते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किसी अम्ल का विलयन लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता होती है वो 1 मोलर होती है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी लेते हैं, 1 मोलर। अम्ल जो होते हैं, अम्लों में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किसी अम्ल का विलयन लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 मोलर होती है। अब इस विलयन में एक प्लेटिनम धातु की प्लेट लटका देते हैं। इस प्लेट पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है। अब इस उपकरण में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं 1 बार दाब पर। 1 बार दाब पर इस उपकरण में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। जो ये प्लेटिनम की जो प्लेट होती है जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है, ये हाइड्रोजन को अवशोषित कर लेती है। तो इस प्रकार से हमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा ये बन जाता है। कैसे बनाया, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी ली, किसी अम्ल का विलयन लिया जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 मोलर होती है। इसमें प्लेटिनम धातु की प्लेट लटका देते हैं जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है, और अब इसमें 1 बार दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको प्लेटिनम ब्लैक जो है उसको अवशोषित कर लेता है। देखो, तो ये इस प्रकार से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा तैयार हो जाता है। इस इलेक्ट्रोड को इस प्रकार से निरूपित करते हैं। देखिए, ये प्लेटिनम होता है ठोस, और इसको एक खड़ी रेखा के द्वारा हाइड्रोजन गैस से अलग कर दीजिए, H2 गैस, और ये 1 बार दाब पर प्रवाहित की गई है, 1 बार दाब पर। और ये फिर एक दूसरे से, ये हाइड्रोजन आयन में ये अम्ल का विलयन है, उसमें ये प्लेटिनम की छड़ लटकी हुई है, AQ का मतलब एक्वस, और इसकी सांद्रता है 1 मोलर। जी, तो ये बन गया हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस प्रकार से निरूपित करते हैं। और देखो, इसमें जो हाइड्रोजन, देखो ये जो एक खड़ी रेखा है ये 2 प्रावस्थाओं को पृथक करने वाली सीमा रेखा को प्रदर्शित करती है। ऐसे ये 2 प्रावस्थाओं को पृथक करने वाली सीमा रेखा को प्रदर्शित करती है। देखो, ये प्लेटिनम ठोस होती है, प्लेटिनम की जो प्लेट होती है, और इसके संपर्क में होती है हाइड्रोजन गैस प्रावस्था होती है, और ये प्लेटिनम धातु की जो प्लेट है और H2 गैस किसमें प्रवाहित है, 1 मोलर H आयन सांद्रता वाले विलयन में प्रवाहित है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और देखो, इसमें जो H2 गैस होती है, H2 गैस और जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, और जो प्लेटिनम की प्लेट होती है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, बल्कि ये जो सेल में ऑक्सीकरण क्रिया और अपचयन क्रिया होती है उन सेल अभिक्रिया को होने के लिए ये अपनी सतह प्रदान करती हैं। तो ये हो गया आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और देखिए, जो धातुओं के जो इलेक्ट्रोड विभव है वो इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष निर्धारित किए जाते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं,
इसको अभी देखते हैं। और ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका जो विभव है वो स्वेच्छा से माना गया है 0 वोल्ट, 0.00 वोल्ट माना गया है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो कितना माना गया है, 0 वोल्ट माना गया है। और बाकी सभी तत्वों के जो धातुओं के जो इलेक्ट्रोड विभव है वो इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ज्ञात किए जाते हैं। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि किसी भी एकल इलेक्ट्रोड का विभव मापना जो है वो संभव नहीं होता। जैसे मान लो ये जिंक धातु की छड़ है, ये जिंक सल्फेट विलयन में डूबी हुई है, तो ये जो अब ये जिंक इलेक्ट्रोड बन गया, ये एक अर्धशैल बन गया, तो किसी अर्धशैल का जो विभव मापना होता है वो असंभव होता है। तो किसी इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा जाता है। धातुओं के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने अभी आपको बताया। सभी धातुओं के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष निर्धारित किए जाते हैं। और इसका विभव स्वेच्छा से कितना माना गया है, 0.00 वोल्ट। तो इसकी सहायता से, SHE की सहायता से धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार से मापते हैं। जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, जिस धातु का हमें इलेक्ट्रोड विभव मापना होता है, जैसे मान लो जिंक धातु का हमें इलेक्ट्रोड विभव मापना होता है, तो इसको मानक परिस्थितियों में, मानक परिस्थितियां क्या, 25 डिग्री यानी कि 298 केल्विन टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप, और जिंक आयनों की सांद्रता होनी चाहिए 1 मोलर, है ना। जिंक सल्फेट, ये जिंक इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट विलयन में डुबोने पर। तो जिंक आयनों, ये जिंक सल्फेट है, इसमें क्या है, ये जिंक आयन 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। और सांद्रता कितनी ली गई है, 1 मोलर। जिंक आयनों की सांद्रता 1 मोलर, टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। तो जिस धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उसे सांद्रता और ताप की मानक परिस्थितियों में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं, एक अर्धशैल तो ये हो गया, एक अर्धशैल ये, अब इन दोनों को लवण सेतु से जोड़ देते हैं। ये लवण सेतु के द्वारा ये जोड़ दिया। अब लवण सेतु के द्वारा जोड़ने पर ये पूरा सेल बन गया। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ देते हैं, वोल्ट मीटर से इनको जोड़ देते हैं, और प्राप्त सेल का जो EMF विद्युत वाहक बल होता है उसको ज्ञात कर लेते हैं। प्राप्त सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसे क्या करते हैं, उसे ज्ञात कर लेते हैं। देखो, सेल का जो EMF होता है, सेल का EMF, या इसको ई सेल बोलते हैं, E0 सेल, मानक सेल विभव, ये हमने ज्ञात कर लिया। और ये ज्ञात करने पर आता है 0.76 वोल्ट। इस सेल का जो EMF आता है, मानक सेल विभव, या ऐसे बोलेंगे सेल का विद्युत वाहक बल, ये कितना आता है, 0.76 वोल्ट आता है। अब हमें पता है जो मानक सेल विभव होता है E0, ये नोट मानक अवस्था को प्रदर्शित करता है। ई सेल बराबर होता है ये ई कैथोड माइनस E0 एनोड। मतलब जो मानक सेल विभव होता है वो कैथोड का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है और एनोड का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, उनका बीजीय अंतर होता है। अब देखो, एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है। देखो, ये दोनों अर्ध सेल को जोड़ करके हमने गैल्वेनी सेल बना दिया, और इसमें जो ये जिंक इलेक्ट्रोड है इसको बाईं ओर रखा, क्योंकि जब ये गैल्वेनी सेल बनाते हैं तो जिंक इलेक्ट्रोड पर
ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। देखो ये विद्युत धारा की दिशा बताती है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जो इलेक्ट्रोड जोड़ा गया है उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है या उस पर अपचयन की क्रिया होती है। तो जब हम जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं तो इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और ये एनोड का काम करती है और इस पर ऋणावेश होता है। जिंक की छड़ पर क्या होता है, ये ऋणावेशित होती है और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, धनावेशित होता है। तो जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ने पर इस पूरे सेल का जो ईएमएफ हमने ज्ञात किया वो इतना था। तो अब क्योंकि हमें पता पूरे सेल का जो विभव होता है वो बराबर होता है कैथोड और एनोड का बीजीय अंतर होता है और हमें ये पता कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो शून्य होता है। तो मानक हाइड्रोजन ये कैथोड का काम करता है इसमें। तो यहाँ पर देखो E0 सेल हमारे पास में ये मापा हमने 0.76 वोल्ट है ना, और ये बराबर E कैथोड हमारा कितना था 0 माइनस E0 या E0 एनोड है ना, या E0 एनोड बराबर ये माइनस चिन्ह इस पे लगाएंगे 0.76 वोल्ट। तो यानी कि ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है मानक इलेक्ट्रोड विभव वो -76 वोल्ट आता है। देखिए एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, देखो जिस धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उसे सांद्रता और ताप की मानक परिस्थितियों में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं, पूर्ण सेल बना लेते हैं लवण सेतु से जोड़ करके, और फिर उसका ईएमएफ पूरे सेल का ईएमएफ या उसका सेल विभव हम ज्ञात कर लेते हैं। अब हमें पता है कि जो सेल विभव होता है वो कैथोड और एनोड के विभवों का बीजीय अंतर होता है। ये कैथोड का E0 जो है ना ये मानक अवस्था को प्रदर्शित करता है, मतलब कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, इनका जो बीजीय अंतर होता है वो इस पूरे सेल का मानक सेल विभव या उसे बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल होता है। अब इस पूरे सेल का जो विद्युत वाहक बल था वो 0.76 वोल्ट आया। अब देखो इसमें ये गैल्वेनी सेल है, इसमें ये ध्यान रखेंगे एनोड किधर रखेंगे कैथोड किधर रखते हैं। गैल्वेनी सेल में एनोड को बाईं ओर रखते हैं। और ये कैसे पता चला कि जो ये एनोड है ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये एनोड का काम करता है, क्योंकि जो विद्युत धारा की दिशा है ना वो बताती है कि ये जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड का काम करता है। तो एनोड को बाईं ओर लिखते हैं, कैथोड को दाईं ओर लिखते हैं। पूरे सेल का ईएमएफ हमने निकाल दिया, माप लिया, इतने वोल्ट आया, और हमें पता है पूरे सेल का जो सेल विभव होता है वो इस कैथोड और एनोड के विभवों का अंतर होता है, और इसका जो विभव होता है वो 0 वोल्ट होता है। तो 0 हमने में से घटा दिया तो इस सेल का जो विभव आया इस इलेक्ट्रोड का, जिंक इलेक्ट्रोड का, वो विभव आया हमारा माइनस 0.76 वोल्ट। हाँ, तो अब हम देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि किसी भी एकल इलेक्ट्रोड का विभव नहीं ज्ञात कर सकते, असंभव होता है एकल इलेक्ट्रोड का विभव मापना, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए इलेक्ट्रोड विभव मापने के लिए। तो उसके लिए पूरा सेल बनना चाहिए, क्योंकि जैसे देखो ये कॉपर धातु की छड़ है, कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई है, तो ये तो एक इलेक्ट्रोड हो गया, एक अर्ध सेल हो गया। इसको इसमें एक अर्ध सेल और जोड़ करके जब पूरा सेल बनाते हैं और दूसरा अर्ध सेल कौन सा मिलाते हैं इसमें, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो पूरा सेल बन जाता है।
तो फिर उसका जो है विद्युत वाहक बल जो है वो ज्ञात कर लेते हैं और उससे इस कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जिस धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उसे सांद्रता और ताप की मानक परिस्थितियों में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। देखो, जैसे कॉपर की छड़ ली हमने, इसके लिए मानक परिस्थितियां क्या होगी, इसको कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोते हैं जिसमें क्यूप्रिक आयनों की जो सांद्रता होती है वो 1 मोलर होती है। क्यूप्रिक आयनों की सांद्रता कितने लेते हैं, 1 मोलर, और टेम्परेचर कितना रखते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस ताप। तो इन कंडीशन में इस इलेक्ट्रोड को लवण सेतु के द्वारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ करके पूरे सेल का सेल विभव, मानक सेल विभव या कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, वो ज्ञात कर लेते हैं। अब जब विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं तो इस सेल का जो सेल विभव आता है वो आता है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट इस इलेक्ट्रोड के लिए। अब पूरे सेल का जो सेल विभव आया वो ये आया। अब हमें निकालना, अब पूरा गैल्वेनिक सेल बन गया ये, अब हमें निकालना इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव। अब हमें पता है कि जो पूरे सेल का जो सेल विभव होता है वो कैथोड और एनोड के विभवों का अंतर होता है। तो पूरे सेल का विभव ही आया और हमें पता है सेल विभव बराबर होता है वो कैथोड और एनोड के विभवों का बीजीय अंतर होता है। तो ई सेल ईएमएफ या ये मानक सेल विभव ये बराबर 0.34 वोल्ट यानी कि 0.34, और कैथोड इसमें क्या है, ये कॉपर सल्फेट है E0 कैथोड, और इसमें एनोड क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन, इसका विभव कितना 0 है ना, 0.00 वोल्ट माना गया है। तो इस कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना आ गया, बराबर 0.34 वोल्ट। अब देखो, ये कैथोड, इसमें कौन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है या ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, इनमें से एनोड और कैथोड कौन है ये विद्युत धारा की दिशा बताती है कि इनमें से एनोड कौन है अर्थात किस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और कैथोड कौन है अर्थात किस पर अपक्षयन की क्रिया होती है। तो देखो, हमने जिंक इलेक्ट्रोड का विभव भी निकाला इससे पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से, और हमने कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है मानक परिस्थितियों में इसका हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला, कितना आया 0.34 वोल्ट। अब देखो, इन हमें कॉपर इलेक्ट्रोड का भी मानक इलेक्ट्रोड विभव पता चल गया और जिंक इलेक्ट्रोड का भी मानक इलेक्ट्रोड विभव का पता चल गया। तो अब हम इनकी सहायता से हम जो डैनियल सेल है उसका सेल विभव जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने देखो ये इधर वाला ये जिंक इलेक्ट्रोड है ना, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा, ज्ञात किया, कितना आया इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.76 वोल्ट आया। और हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव हमने ज्ञात किया, कितना विभव ज्ञात किया हमने इसका 0.34 वोल्ट इसका विभव आया। तो अब हम इससे जो है ये जो डैनियल सेल है इसका ईएमएफ, सेल का ईएमएफ या इसे मानक सेल विभव भी कहते हैं, ये ज्ञात कर सकते हैं। तो सेल का ईएमएफ या ई नॉट सेल मतलब मानक सेल विभव ये बराबर होता है, ये इसका ये कैथोड है ये एनोड है, इनका बीजीय अंतर होता है। तो ई सेल बराबर इसमें कैथोड क्या है, ये है कॉपर की छड़ 0.34 वोल्ट है ना,
और माइनस और ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसका विभव कितना आया 0.76 वोल्ट। तो अब इन्हें हम जोड़ेंगे तो इस पूरे डैनियल सेल का जो सेल विभव आता है इन्हें जोड़ने पर 1.1 वोल्ट। इस पूरे सेल का जो ईएमएफ सेल विभव होता है वो आता है 1.1 वोल्ट। अच्छा देखो, सेल का ईएमएफ, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है यह वो चालक बल होता है। सेल का विद्युत वाहक बल वो चालक बल होता है जो एनोड से इलेक्ट्रॉनों को अर्थात ऋणावेश को धकेलता है, दूर धकेलता है और कैथोड की ओर आकर्षित करता है। जो सेल का विद्युत वाहक बल वो चालक बल होता है जो, देखो ये ऋणावेशित होती है ना। अगर हम इन्हें जोड़ दें, है ना, ये पूरा विद्युत धारा कहाँ से इधर जाएगी, ये ऋणावेशित होती है, ये धनावेशित होती है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, है ना। तो जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है ये वो चालक बल होता है जो एनोड से इलेक्ट्रॉनों को कैथोड की ओर धकेलता है, एनोड से इलेक्ट्रॉनों को दूर धकेलता है और कैथोड की ओर आकर्षित करता है। इसे अगर दूसरे शब्दों में कहे कि जो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो उसके कैथोड और एनोड के विभवों का बीजीय अंतर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो सेल विभव होता है ना, सेल विभव को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। उस परिस्थिति में सेल विभव को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं जब सेल से विद्युत धारा न ली जा रही हो। समझ रहे, जब सेल से, मतलब ये अब हम देखो इस सेल से विद्युत धारा नहीं ले रहे हैं, है ना, दोनों जोड़ करके पूरा सेल तो बन गया। तो किसी जो सेल विभव होता है, सेल विभव मतलब कैथोड और एनोड के विभवों का बीजीय अंतर, ये बीजीय अंतर, इस बीजीय अंतर को यानी कि सेल विभव को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। उस परिस्थिति में कहते हैं कि जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित न हो रही हो। तो इस प्रकार से जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके द्वारा धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव मैंने आपको बताए किस प्रकार से ज्ञात कर सकते। थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले वीडियो में शुरू करेंगे।